हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए। तो एआई हम जो है कर रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास जो एआई पे कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे एआई पे काम करना है। ठीक है, तो एआई पे काम करने के लिए सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, प्रॉब्लम स्कोपिंग पे। प्रॉब्लम स्कोपिंग पे मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्कोपिंग देखेंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, डाटा को इकट्ठा करके फिर हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे, उस पर अलग अलग तरीके से विजुअलाइज तरीके से चीज़ों को देखेंगे। देन उसके बाद आएगा मॉडलिंग। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डाटा को मॉडल करेंगे अलग अलग तरीके से, सुपरवाइज लर्निंग से, अनसुपरवाइज लर्निंग से। ठीक है, तो हमारी अलग अलग तरीके की जो है वो लर्निंग है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे चीज़ों को कि क्या हम जो है जिस तरीके से हमने चाहा था, क्या हम उस तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। हमारा जो एआई मॉडल है, जिस तरीके से हमने चाहा था, क्या वो उस तरीके से बन पाया है या नहीं बन पाया है। ठीक है, तो इसमें जो है हम पहले जो कर चुके हैं, इस प्रॉब्लम स्कोपिंग कर चुके हैं, डाटा एक्विजिशन कर चुके हैं। ठीक है, हम डाटा की एक्सप्लोरेशन है हम वो भी कर चुके हैं। ठीक है, कि डाटा को हम किस तरीके से जो है देखेंगे। देन उसके बाद है हमारा डाटा की मॉडलिंग, वो हम कर रहे थे। ठीक है, डाटा की मॉडलिंग और इवेल्युएशन हमारा रहता है। डाटा की मॉडलिंग में भी हम क्या कर रहे थे, एआई मॉडल्स थे हमारे अलग अलग तरीके के। एक तो था रूल बेस्ड। ठीक है, रूल बेस्ड लर्निंग। रूल बेस्ड लर्निंग में क्या था, रूल बेस्ड अप्रोच था, जिसमें कि हमारा क्या था, जिसमें कि पहले से हमारा ऑलरेडी मॉडल डिज़ाइन था, एक रूल्स के प्री डिफाइंड पैटर्न्स थे उसमें। देन दूसरा था हमारा लर्निंग बेस्ड। लर्निंग बेस्ड जिसमें कि जो एआई है उसमें हमारे कमांड्स के थ्रू, जैसे अब हम कोई भी एआई यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम एलेक्सा यूज़ कर रहे हैं, सीरी यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या है कि जैसे जैसे हम उसे कमांड देंगे वैसे वैसे वो क्या है, अपनी जो एल्गोरिदम है उसको मॉडिफाई करता रहेगा। ठीक है, इसमें भी हमारे दो टाइप्स थे, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो जा करके देख लें। उसके बाद था सुपरवाइज लर्निंग था, वो हम कर चुके हैं। अब हमारा है अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग को हम पढ़ चुके हैं, अब हम करेंगे अपना अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है हमारा, कि इसमें अनलेबल्ड डाटा होता है। अनलेबल्ड मतलब कि मिक्स्ड तरीके का कोई भी रैंडम डाटा आपके पास आ गया। ठीक है, रैंडम डाटा फीड कर दिया है, देन उसको आइडेंटिफाई करना कि इनमें पर्टिकुलर डाटा में जो है, जैसे कि अब ये देखो, ये एक ग्राफ है, इसमें क्या है कि देखो ये बहुत सारा रैंडम डाटा आ गया है, लेकिन इसको जब आपने देखा, देन इसको अलग अलग किया। किस तरीके से अलग अलग किया, ये आप रेड कलर के निकाल दिए हैं, ये ग्रीन कलर के निकाल दिए हैं, ये किस तरीके के निकाल दिए, ब्लू कलर के निकाल दिए। तो रैंडम डाटा को अलग अलग पैटर्न्स के बेसिस पे निकालना, ठीक है, उनको अलग अलग करना, वो क्या है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है। जैसे कि आपने 1000 डॉग्स का है जो डाटा वो फीड कर दिया, उसमें से 1000 डॉग में से कि हाँ भाई साइज़ के बेसिस पे कि कौन से पपी हैं, कौन से थोड़े से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, कौन से ब्लैक कलर के हैं, कौन से वाइट कलर के, तो उस तरीके से चीज़ों को क्या है आइडेंटिफाई करना। और इसमें भी हमारे दो टाइप्स आते हैं, एक तो आता है क्लस्टरिंग और दूसरा हमारा आएगा डायमेंशनलिटी रिडक्शन। क्लस्टरिंग में वही है कि क्लस्टरिंग में एक पैटर्न के बेसिस पे आपने कोई भी रैंडम डाटा फीड कर दिया, देन उसको अलग अलग पैटर्न से क्या क्या आपने आइडेंटिफाई किया है। क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्या है ये, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है टेक्निक दैट ग्रुप्स अनलेबल्ड डाटा इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्या करेगा, ये डाटा को इकट्ठा करेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक ब्लू कलर के डाटा है इसको इकट्ठा कर दिया, रेड कलर के डाटा को इकट्ठा कर दिया, ग्रीन कलर के डाटा को इकट्ठा कर दिया, तो ये पैटर्न क्या है इसने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, इट्स गोल इज टू डिस्कवर पैटर्न्स। इसका गोल क्या है, पैटर्न्स को डिस्कवर करना है, रिलेशनशिप उनके बीच में बनाना है। ठीक है, तो इसका क्या क्या होता है, ग्रुप्स डाटा पॉइंट्स दैट शेयर सिमिलर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी डाटा सिमिलर फीचर्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है उनको क्या करता है, ये ग्रुप बना देता है। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, helps find natural grouping in raw and unclassified data।
जो भी हमारा रॉ डाटा है, जो भी हमारा रैंडम डाटा है, उसमें क्या करेगा ये, उसकी ग्रुपिंग करता है, ठीक है। रैंडम डाटा को निकाल करके उसकी ग्रुपिंग करता है। कॉमनली यूज्ड फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन की भाई पर्टिकुलर कस्टमर का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हाँ भाई मुझे सूट बाय करने हैं या मैं पेंट कोट बाय करना चाह रही हूँ, ठीक है, कस्टमर्स के लिए भी बहुत यूजफुल रहता है। वर्क्स प्योरली फ्रॉम द इनपुट डाटा विदाउट एनी आउटपुट लेबल्स की जो भी आप इनपुट दे रहे हो ना पर्टिकुलरली उस पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, ठीक है। इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर फॉर फर्दर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या है कि इसमें सिर्फ आपको वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, तब तक रिड्यूस करा जाता है जब तक कि सिर्फ जो ओरिजिनलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, सिर्फ जो ओरिजिनल चीज़ है ना वो बनी रहे बस, ठीक है। जैसे कि आपको ये कि यहाँ पे दिख रहा होगा 3D ग्राफ दिख रहा होगा, देन इसको आपने देखो इस तरीके से आप इसको ऊपर साइड से देखोगे तो ये देखो ये हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कलर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसको रिडक्शन कर दिया यहाँ से, देन उसके बाद आप इसको साइड से देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। तो इसका यही है कि आपने उसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीचर्स को डिक्रीज करना और वेरिएबल्स को डिक्रीज करना इन डाटा सेट वाइल रिटेनिंग एज मच ऑफ द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को आप क्या करो, रिटेन रखो, ठीक है। दिस टेक्निक हेल्प्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, मेकिंग इट ईजियर टू एनालाइज एंड विजुअलाइज। जो एक कॉम्प्लेक्स डाटा होता है ना उसको क्या करता है, ये ईजी बना देता है, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग। एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी जो है इससे क्या होता है, मशीन लर्निंग की वो इंक्रीज होती है। नॉइज रिड्यूस होता है। नॉइज रिड्यूस मतलब जब फालतू का जब डाटा ही हमने रिड्यूस कर दिया है तो उसमें जो नॉइज है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इस तरीके से जो ये है हमारा काम करता है। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है कि इसमें क्या करते हैं, हम मशीन को बार बार ट्रेन करते हैं, ठीक है। बार बार ट्रेन करके देन वो क्या करते हैं कि ऑप्टिमल डिसीजन तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। मिमिक्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग, मिक्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग यूज्ड बाय ह्यूमंस। जो भी आदमी लोग यूज़ करते हैं, आप बार बार कोई भी कमांड देते हो उसको क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। यूज़ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पैराडिगम, ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का पैराडिगम है उसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा हो गया है अब लर्निंग। अब हम आते हैं इवेल्युएशन के स्टेज पे। अब आपने एक पूरा मॉडल बना दिया है, ठीक है, आपने एक AI जो है बना दी है। देन उसके बाद आप उसको इवेलुएट भी करोगे कि हाँ वो AI है जो आप चाह रहे हो, क्या वो पर्टिकुलर वैसा ही आपको आउटपुट दे रही है, नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल स्टेप्स ऑफ द AI प्रोजेक्ट साइकिल द मॉडल मस्ट बी इवेलुएटेड टू एंश्योर करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट जनरेटेड बाय न्यू डाटा। जो भी आप उसमें डाटा फीड कर रहे हो, अब आपने एक AI बना दी, ठीक है, देन उसको आप टेस्ट भी तो करोगे किसी नए डाटा के साथ कि क्या उसकी जो करेक्टनेस है वो ठीक है, क्या वो ठीक से आउटपुट दे रही है आपको या नहीं दे रही है, ठीक है। Once trained the model undergoes proper testing to calculate efficiency and performance। देन एक बार वो जब ट्रेंड हो जाती है तो उसको टेस्टिंग उसकी की जाती है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। द मॉडल इज टेस्टेड यूजिंग टेस्टिंग डाटा। टेस्टिंग डाटा के थ्रू ये है जो टेस्ट की जाती है। एफिशिएंसी इज कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन इवेल्युएशन पैरामीटर्स कि क्या वो ठीक इवेल्युएट कर रही है चीज़ों को, ठीक है। इफ़ देर इज़ वेरिएंस बिटवीन ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा, अगर आपने ट्रेनिंग के टाइम पे उसको कुछ और फीड किया था, ठीक है, उसके बाद जब आप टेस्ट कर रहे हो तो दोनों कुछ और आउटपुट दे रही है, उनमें अलग अलग वेरिएंस आ रही है, तो दैट मॉडल मस्ट बी इम्प्रूव थ्रू इटीरेशन। तो फिर आप अपने जो AI मॉडल हैं उसको क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, डिबग करोगे चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, देन कस्टमर को देते हैं। कस्टमर अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है देन फिर कस्टमर बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इसमें चेंजेस कर दो, फिर उसको रिफाइन करते हैं। उसी तरीके से पहले आपने AI बनाई है, देन आपने उसको टेस्ट किया है, ठीक है। अगर आपने टेस्ट किया टाइम पे और जब आप उसे बना रहे थे उस टाइम पे उन दोनों के डाटा में वेरिएंस है तो फिर आप उसको इटीरेशन के थ्रू क्या है, ठीक कर सकते हो, ठीक है। रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ मैट्रिक यूज टू फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ अ मॉडल। ROC जो है वो ROC मैट्रिक है वो यूज करी जाती है मॉडल की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये मॉडल है, आप इसको पढ़ सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डाटा लिटरेसी। डाटा लिटरेसी क्या होती है एआई में, ठीक है। डाटा लिटरेसी मतलब जो हमारा डाटा है उसकी प्रॉपर नॉलेज होना, इसी पे हमारा जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर है। डाटा की क्वालिटी एंड इथिक्स पे, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स पे, सबसे पहले डाटा जो है हमारा उसको अंडरस्टैंड करना, डाटा की प्राइवेसी को, डाटा सोर्सेज को, टाइप्स ऑफ डाटा, कितने तरीके का हमारा डाटा होता है, मॉडल एआई मॉडल है उसको ट्रेन करना देन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या आएंगे, डाटा लिटरेसी इन एआई, ठीक है। आपके जो सिलेबस है उसमें चैप्टर दिया हुआ है। तो बेसिक्स ऑफ डाटा लिटरेसी, बेसिक्स ऑफ डाटा लिटरेसी को हम पढ़ते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा हमारा कुछ भी हो सकता है, जो रा फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, सिर्फ डाटा कि हाँ हमारे पास बहुत सारा डाटा है वो पड़ा हुआ है, देन उसको हम क्या कहेंगे, रा फैक्ट्स एंड फिगर्स। देन आप जब उसको तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है डाटा लिटरेसी। डाटा लिटरेसी क्या है कि हमें पर्टिकुलर जो डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, हम कैसे उस डाटा को समझ पा रहे हैं, कैसे हमें उस डाटा के साथ काम करना है, ठीक है। कि क्या हमें उस डाटा के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम डाटा को कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है, डाटा की लिटरेसी है, ठीक है। डाटा पिरामिड है ये देखो कि हाँ भाई विजडम, नॉलेज की नॉलेज मतलब हाउ, कैसे, इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेके आए हो, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, डाटा, रा फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है वाई डाटा लिटरेसी मैटर्स। डाटा लिटरेसी तो बहुत मैटर करती है भाई। अभी पर्टिकुलर बंदे को यही नहीं पता कि हाँ भाई अभी मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसके पास किसी बैंक का डाटा है, अभी कोई बैंक में एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके पास बैंक का सारा डाटा है, तो उसको बट अब पता है ना कि उसे बैंक का डाटा किस तरीके से यूज़ करना है। अगर उसे नॉलेज ही नहीं है तो वो तो फ्रॉड भी कर सकता है। तो डाटा लिटरेसी का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डाटा लिटरेसी इज इसेंशियल बिकॉज इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू इन्फॉर्म डिसीजन, थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इनोवेट। क्योंकि वो डिसीजन लेने के लिए आदमी को एम्पावर करता है कि हाँ भाई उसे पर्टिकुलर डाटा के साथ यही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये नहीं करना है। वो डाटा को उठा के अपना, हो सकता है कि अपने ही बैंक में बहुत सारा पैसा डाल ले, लेकिन वो करेगा नहीं ना ऐसा, क्योंकि उसे डाटा की है जो प्रॉपर नॉलेज है कि हाँ उसे प्रॉपर डाटा है वो किस तरीके से यूज़ करना है। डाटा लिटरेट पर्सन क्या होते हैं, डाटा लिटरेट पर्सन वो होते हैं जिसे प्रॉपर नॉलेज हो डाटा के बारे में, ठीक है। अ डाटा लिटरेट पर्सन कैन इंटरेक्ट विद डाटा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जो भी उसके आसपास वर्ल्ड है तो वो उसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा है एक, मैंने एग्जांपल ये जेमिनाई से जनरेट करवाया है, डाटा है, ठीक है, रा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद लिटरेसी, अगर डाटा की लिटरेसी है तो क्या होगा, जो अगर डाटा लिटरेट पर्सन है तो वो उस डाटा को रीड कर पाएगा, कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा और कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो डाटा लिटरेसी क्या हो गया है, डाटा लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, डाटा को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट विद डाटा, डाटा के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाटा लिटरेसी हेल्प्स पीपल रिसर्च प्रोडक्ट्स वाइल शॉपिंग ओवर द इंटरनेट। जो डाटा लिटरेसी वो किस चीज़ में हेल्प करती है लोगों को, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो उसमें आपको हेल्प करती है। जैसे कि अभी मान लो आपने कोई भी जो है शूज़ खरीदने हैं, ठीक है, शूज़ खरीदने हैं, अगर आपको प्रॉपर डाटा की नॉलेज है, देखो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे, जाओगे फटाफट गूगल पे शूज़ लिखोगे, देन आपने सर्च किया, आपने वहाँ पे क्लिक किया, आपने वहाँ से बाय कर लिया, ठीक है। हो सकता है वो कोई फेक वेबसाइट हो तो आपने वहाँ आपका पैसा डूब गया। लेकिन अगर आपको डाटा की प्रॉपर नॉलेज है तो आप क्या करोगे, आप एक बार तो फ्लिपकार्ट ओपन करोगे, एक बार आप क्या करोगे, अमेजन ओपन करोगे। आप मोबाइल खरीदते टाइम करते हो ना जब बिग बिलियन डे सेल आती है, ठीक है, आप एक बार फ्लिपकार्ट ओपन करोगे, अमेजन ओपन करोगे, अलग अलग वेबसाइट्स ओपन करोगे, देन आप देखोगे कि कंपैरिजन कि यहाँ पे कितना प्राइस है, यहाँ पे कितना प्राइस है। तो यही तो है डाटा लिटरेसी कि आदमी को प्रॉपर नॉलेज है डाटा की, ठीक है। एंड डिसाइड विच इज़ द चीपेस्ट प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट चीप है, मोस्ट लाइक प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो लाइक किया गया है। देखते हो ना कि भाई हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इस पर रिव्यूज़ अच्छे हैं, इस पर जो स्टार हैं वो अच्छे हैं, तो हम उसको प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। एंड वेदर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, की जो उसकी स्पेसिफिकेशंस भी पढ़ते हैं कि क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डाटा लिटरेसी का फ्रेमवर्क क्या रहता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करो कि आपके गोल क्या हैं, आपको क्या परचेज करना है, क्या परचेज नहीं करना है। देन उसके बाद डाटा को कलेक्ट करो, अलग अलग वेबसाइट से कलेक्ट करो, प्रोसेस एंड क्लीन। देन आप फिर करते हो जो भी आपको पसंद आता है
आप उसे अपने कार्ट में ऐड कर लेते हो, ठीक है। देन कार्ट में ऐड करने के बाद फिर एनालाइज करते हो वेबसाइट्स पे अलग अलग पे कि हाँ भाई उस पे इतने का है, उस पे इतने का है। देन उसके बाद विजुअलाइज करते हो, ठीक है, डाटा को, और फिर क्या करते हो, फिर बाय कर लेते हो, ठीक है। कम्युनिकेट, इनसाइट, शेयर फाइंडिंग्स एंड डिसीजन, ठीक है। ये सारा होता है डाटा लिटरेसी का फ्रेमवर्क। उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डाटा की प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है। अभी कोई किसी का फाइनेंशियल डाटा ही लीक कर दे, अब हम ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम ऑनलाइन मान लो फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज़ बाय कर रहे हैं। अब फ्लिपकार्ट क्या करे, सभी कस्टमर्स के जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, CVV नंबर हैं, वही लीक कर दे, तो वो तो डाटा प्राइवेसी ब्रीच होगी ना। तो डाटा प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है, डाटा की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डाटा प्राइवेसी ऑल्सो रेफर टू एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव डाटा। जो भी सेंसिटिव डाटा है उसकी जो है प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पर्सनल डाटा एंड अदर कॉन्फिडेंशियल डाटा। जो भी आपका पर्सनल डाटा हो और कॉन्फिडेंशियल डाटा हो उसको क्या करना, उसको तरीके से हैंडल करना, सच एज सर्टेन फाइनेंशियल डाटा एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डाटा। जो भी आपका डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है। यही है, इसमें यही कह रहा है कि जो भी है डाटा उसको क्या करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। डाटा की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं हो कि भाई हम जाके फ्लिपकार्ट से परचेजिंग कर रहे हैं, शॉपिंग हम फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, और जो हमारा पैसा है वो फ्लिपकार्ट पे ना जा कर के वो किसी और के पास जा रहा है। कोई हैकर है, उसने वो डाटा है वो ही अपना जो है उसने आके फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया है। देन हमारा जो जितना भी पैसा है वो क्या चला गया है उस हैकर के पास। तो डाटा की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है कि आप पर्टिकुलर डाटा को किस तरीके से सिक्योर रख रहे हो। डाटा सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो भी आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए उसको, ठीक है, करप्शन ना कर पाए उसमें, एंड थेफ्ट थ्रू आउट इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। उसके बाद है पोटेंशियल रिस्क। कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क रहते हैं। अभी देखो आजकल तो क्लाउड स्टोरेज का कितना ज़माना आ गया है ना। क्लाउड स्टोरेज में अभी आपने मान लो कोई भी क्लाउड स्टोरेज बाय किया, अब हो सकता है वो कंपनी जिसने आपको क्लाउड स्टोरेज दिया है वो कंपनी ही आपका डाटा लीक कर दे। तो ऐसे रिस्क नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि या फिर उस क्लाउड स्टोरेज पे किसी ने हमला किया और अटैक किया, देन उसके बाद सारा का सारा जो क्लाउड स्टोरेज डाटा था पर्टिकुलर कंपनी का वो उठा ले गए। तो ये रिस्क है जो, ये भी मतलब इन पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पोटेंशियल रिस्क आर एसोसिएटेड विद डाटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो भी हमारे अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उनको ये उससे एसोसिएट होते हैं। ड्यू टू द राइजिंग अमाउंट ऑफ डाटा इन द क्लाउड देर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो इससे क्या है कि साइबर थ्रेट है हमारे जो वो इंक्रीज होते हैं। हैंस वी शुड कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द ट्रांसफर ऑफ सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन एट एवरी नॉन प्लेस। तो जहाँ पे भी आप अपने डाटा को सेव कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, तो वो बहुत ही सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। वाई डाटा सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट नाउ। क्यों है ज़रूरी। साइबर अटैक जो अटैक होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। एक तो फास्ट टेक्नोलॉजी जो हमारी आजकल बढ़ रही है उससे क्या है कि साइबर जो अटैकर्स होते हैं वो भी तो टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं ना, वो भी उससे क्या होता है कि हमारा डाटा जो चोरी होने का खतरा रहता है, ठीक है। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स। जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल गैजेट्स हैं, उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम हार्मफुल अटैक्स। इन सभी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। डोज फॉर डाटा सिक्योरिटी। हमें क्या क्या करने चाहिए डाटा सिक्योरिटी के लिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, ठीक है। हमेशा पासवर्ड है जो वो मिक्स होना चाहिए आपका डिजिट से, कैरेक्टर्स से और आपके स्पेशल कैरेक्टर्स से, ये सब होना चाहिए। उसमें न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा एक्टिवेट रखो। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसे ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करो, ठीक है। आप कहीं भी अपना जो मान लो कोई भी लॉगिन कर रहे हो, OTP जहाँ पे लिख रहे हो तो आप HTTPS वेबसाइट्स को देख करके ही करो। कीप योर ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंटीवायरस अपडेटेड रेगुलरली। जो भी आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है मान लो, जैसे बार बार अपडेशन आते रहते हैं ना, तो वो इन्हीं पैचेस को तो फिक्स करते हैं, प्राइवेसी को बढ़ाते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमेशा उन्हें क्या करो, अपडेट रखो, एंटीवायरस को अपडेट रखो। उसके बाद है एडजस्ट सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर लिमिटेड विजिबिलिटी टू क्लोज कॉन्टैक्ट्स।
अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना बहुत है, सभी के अकाउंट्स आप लोगों को प्राइवेट पब्लिक दिखेंगे, तो ऐसा मतलब मैं तो ठीक नहीं मानती हूँ। बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है इसमें। तो अपना जो भी आप सोशल मीडिया आपका अकाउंट है उसमें प्राइवेसी सेटिंग्स आपको रखनी चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ही ऐड करो, अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं। ये नहीं है कि भाई किसी को भी उठा के ऐड कर लिया है, फिर वही प्रॉब्लम्स आती रहती है कि फ़ोटो लीक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। ऑलवेज लॉक योर स्क्रीन व्हेन अवे, हमेशा जब भी आप अपने फ़ोन को इधर उधर रखते हो या फिर अपने लैपटॉप को इधर उधर रखते हो, आपको पता है कि आपके फ़ोन में लैपटॉप में सेंसिटिव डाटा है, ठीक है, कोई बैंक की डिटेल्स हैं, सब कुछ चाहे ना भी हो, ठीक है, लेकिन एक पर्सनल चीज़ है ना वो, तो हमेशा अपने मोबाइल को लैपटॉप को लॉक रखो। कनेक्ट ओनली विद ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स ऑनलाइन, जिनको आप जानते हो सिर्फ उन्हीं से कॉन्टैक्ट रखो। यूज़ सिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स जो पब्लिक होते हैं, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ भाई पब्लिक वाईफाई मिल गया है, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, मज़े से यूज़ करेंगे, लेकिन पब्लिक वाईफाई सबसे अनसिक्योर होते हैं, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट ऑनलाइन बुलिंग टू ट्रस्टेड अडल्ट इमीडिएटली, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन बुली कर रहा है तो हमेशा ऑनलाइन जो भी आपका ट्रस्टेड अडल्ट है उसे बताओ। डोंट्स फॉर डाटा सिक्योरिटी, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक रियल नेम, फ़ोन नंबर, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल वो शेयर मत करो सोशल मीडिया पे। डू नॉट सेंड पिक्चर्स टू स्ट्रेंजर्स एंड पोस्ट देम ऑन सोशल मीडिया, स्ट्रेंजर्स को पिक्चर्स मत भेजो, सोशल मीडिया पे शेयर मत करो, ठीक है। डू नॉट ओपन ईमेल्स अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, जो भी अननोन सोर्सेज से आपके पास ईमेल्स आती हैं, लिंक्स आते हैं, उन्हें लिंक को ओपन मत करो। इग्नोर सस्पिशियस रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इन्फो लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स, अगर आपके पास कोई ओटीपी आता है, ओटीपी आपसे फ़ोन करके पूछते हैं कि वो ओटीपी बता दो, तो नहीं बताना चाहिए। पासवर्ड्स को सेफ रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉपीराइट मटेरियल है उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सॉरी कॉपीराइट मटेरियल को तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करो, पेटेंट चीज़ अगर आप यूज़ करो, तो फिर उसको आपको क्या करना चाहिए, जो ऑथर है उसको मेंशन कर क्रेडिट भी देना चाहिए, ठीक है। अवॉइड साइबर बुलिंग और यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज ऑनलाइन, साइबर बुलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। किसी को ये नहीं है कि ऑनलाइन जाके कमेंट में कुछ भी बोलने लग जाओ, बुली करते रहो, परेशान करते रहो किसी को, ये भी एक ऑफेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, आप कैसे डाटा को एक्वायर करोगे, देन उसको कैसे प्रोसेस करोगे और कैसे इंटरप्रेट करोगे डाटा को, ठीक है। डाटा एक्विजिशन है, डाटा एक्विजिशन मतलब कि डाटा आप इकट्ठा कैसे करोगे, डाटा आप कैसे इकट्ठा कर सकते हो, अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हो, इंटरव्यूज़ के थ्रू कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, क्वेश्चनरीज कर सकते हो कि आपने कोई भी गूगल फॉर्म डाला है, क्वेश्चंस आपने लोगों से पूछे हैं, उसमें लोगों ने आंसर सबमिट कर दी, इस तरीके से आप डाटा को इकट्ठा कर सकते हो। किस तरीके का होता है डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा किस किस तरीके का होता है। न्यूमेरिक डाटा होता है हमारा, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा ये 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डाटा इज न्यूमेरिक डाटा दैट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जैसे कि हाइट होगी, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज हो गया, ये सारा क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस डाटा है। देखो ये डाटा हमारा किस तरीके का टेक्सचुअल डाटा है, न्यूमेरिक डाटा। टेक्सचुअल डाटा मतलब कि जैसे ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, न्यूमेरिक मतलब कि 1 2 3 इस तरीके से। कॉन्टिन्यूस डाटा तो फिर हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा इज न्यूमेरिकल डाटा दैट कंटेन्स ओनली होल नंबर्स, इसमें क्या होते हैं आपके होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जैसे कि अभी आपकी क्लास में मैं आपसे पूछूं कि क्लास में पर्टिकुलर कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे, आप ये तो नहीं कह सकती कि 20.2 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है होल नंबर्स में होता है। टाइप्स ऑफ डाटा यूज्ड इन 3 डोमेन्स ऑफ AI, टाइप्स ऑफ डाटा कौन सा होता है हमारा, ठीक है, तो वो तो है हमारा कंप्यूटर विज़न में अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो वो इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हमारा डाटा किस तरीके का होना चाहिए, टेक्स्ट डाटा होना चाहिए, PDF फाइल्स होनी चाहिए। और डाटा साइंस के लिए हमारा किस तरीके का डाटा होना चाहिए, न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए, जो कि एक्सेल की सीट में हो या फिर टेबल्स की फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस तरीके का डाटा है जो वो हमारा यूज़ किया जाता है, जो 3 डोमेन्स ऑफ AI है ना उनमें, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डाटा एक्विजिशन प्रोसेस, डाटा को आप किस तरीके से इकट्ठा करते हो, ठीक है। डाटा एक्विजिशन मतलब कि डाटा को इकट्ठा करना, एक्वायर करना डाटा को।
दिस इन्वॉल्व्स सर्चिंग फॉर डाटा सेट्स सूटेबल फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स। आप इस डाटा को क्यों इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। डाटा अभी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, डाटा को इस तरीके से इकट्ठा करना, इस तरीके से इकट्ठा करना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो अब हम अपना एआई मॉडल बना रहे हैं उसको ट्रेन भी तो करना है। बिना डाटा के आप किस तरीके से ट्रेन करोगे अपने एआई को, ठीक है। दिस प्रोसेस टिपिकली कंप्राइजेस 3 की स्टेप्स। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं डाटा एक्विजिशन के? सबसे पहले तो आप नए डाटा सेट के लिए क्या करोगे, सर्च करोगे, डिस्कवरी करोगे। फिर डाटा को क्या करोगे, ऑगमेंट करोगे, ठीक है, उसमें और डाटा इकट्ठा करोगे। पिछले वाले डाटा में कुछ आपको चेंजेस करने हैं या फिर और डाटा ऐड ऑन करना है, देन उसमें ऑगमेंट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, नया डाटा उससे बनाओगे कि हाँ भैया आपने डाटा इकट्ठा किया है, देन वो आपने एआई को फीड किया है, देन उससे आपने टेस्टिंग करी है, ठीक है। तो डाटा डिस्कवरी, सर्चिंग फॉर न्यू डाटा सेट, डाटा ऑगमेंटेशन, एडिंग मोर डाटा टू द एग्जिस्टिंग डाटा बाय स्लाइट चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। उसके बाद है डाटा जनरेशन, जनरेटिंग डाटा इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, डाटा को जनरेट करना अगर डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ डाटा, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सर्वेस के थ्रू आप डाटा को इकट्ठा कर सकते हो, इंटरव्यूज के थ्रू कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये है प्राइमरी सोर्स डाटा के। सेकेंडरी सोर्स कैसे, जैसे कि आपने गूगल से डाटा इकट्ठा कर लिया, गूगल से भाई आपको कहा जाए कि फलाना ईयर में जो हमारी क्रॉप है, जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ कि वीट की प्रोडक्शन कितनी हुई थी 2021 में, तो आप जाके गूगल की किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखो, वहाँ से डाटा इकट्ठा करके देन आप सबमिट कर दो, तो वो हमारा क्या है, सेकेंडरी सोर्स है डाटा का। प्राइमरी सोर्स क्या है कि आपने पूरा का पूरा जो है सीजन 2021 में गए, आपने खेतों में देखा, आपने सर्वे किया, आपने किसानों से पूछा, फार्मर से पूछा कि हाँ भाई कितना आपकी क्रॉप प्रोडक्शन हुई है, अगर आपका ईयर में कम प्रोडक्शन हुई तो वो किस वजह से हुई है, तो वो क्या है, हमारा प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्वायरिंग डाटा। अगर आप डाटा को एक्वायर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस भी तो होंगी कि हाँ भाई आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको डाटा चाहिए और किसी के घर पे आप जाके बैठ जाओ और बोलो कि भाई मुझे तो डाटा चाहिए ही चाहिए, इंडिविजुअल नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपकी प्रैक्टिसेस होंगी। तो गुड डाटा क्या होता है हमारा, जो कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा हो, ऐसा नहीं हो कि डाटा समझ में ही ना आए, ठीक है। आपका वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा हो, एक्यूरेट हो, सही डाटा हो। ये नहीं कि आपने घर बैठे बैठे ही आपने फिल कर दिया, फाइल को बना दिया है। तो एक्यूरेट भी होना चाहिए आपका डाटा, कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए और रेलेवेंट भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वेब स्क्रैपिंग, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम वेबसाइट्स विद परमिशन। आप परमिशन से, भाई आपने मान लो किसी ने सर्वे कर रखा था पहले से ही और वो अपने वेबसाइट पे उन्होंने क्या कर रखा है, अपलोड कर रखा है, देन उनसे आप परमिशन लेकर के उस डाटा को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अनबाइज्ड होना चाहिए डाटा। ये नहीं है कि आपने जाके एक पर्टिकुलर एरिया में आप किसी भी जो है सिर्फ आपने लेडीज़ से किसी बात पे पूछ लिया है, या फिर आपने सिर्फ मेल से जाकर के डाटा को सर्वे कर लिया है। तो अगर आप डाटा को इकट्ठा कर रहे हो तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। अनबाइज्ड डाटा होना चाहिए, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर एक ग्रुप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनबाइज्ड डाटा होना चाहिए आपका, ठीक है। कंसेंट होनी चाहिए, अगर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कुछ भी आप उससे ले रहे हो, तो डाटा की जो है कंसेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए विदाउट हाइडिंग इंटेंशंस, की आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, अगले आदमी से जिससे भी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। एनोनिमिटी भाई, अब आप किसी से पर्सनल डाटा मान लो किसी से ले रहे हो, लेकिन कोई बंदा चाहता है कि उसकी जो एनोनिमिटी है वो बनी रहे, ठीक है। बहुत ध्यान रखना है आपको आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें किसी की जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आपको डाटा की, ठीक है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस रिलेटेड टू डाटा। उसके बाद है फीचर्स ऑफ डाटा एंड डाटा प्री प्रोसेसिंग। फीचर्स क्या क्या होने चाहिए डाटा के, क्या क्या प्री प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो डाटा फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा। एग्जाम्पल, इन स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल फीचर्स आर स्टूडेंट्स नेम, एज और ग्रेड, ठीक है। डाटा के फीचर्स क्या हैं, मतलब फीचर्स कि भाई डाटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके का डाटा होना चाहिए, किस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि हाँ भाई आप एक स्टूडेंट जो है स्टूडेंट टेबल बनाओ, उसमें रिकॉर्ड्स को दिखाओ, ठीक है। तो उसमें आपने स्टूडेंट्स का नेम सेव कर दिया, एज सेव कर दिया, ग्रेड सेव कर दिया, क्या है, एक आप डाटा की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फॉर अ फोटो फीचर लाइक कलर इन इमेज, हाइट, विड्थ, अगर आपको एक फ़ोटो की फीचर बताने हैं कि फ़ोटो के फीचर्स क्या हैं,
तो उसमें आप बता सकते हो कि फ़ोटो में जो है मेल है या फीमेल है, फ़ोटो की जो है फ़ोटो में कौन कौन सा कलर है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ये सारे क्या है फीचर्स हैं, ठीक है। फॉर एआई मॉडल्स के लिए कौन कौन से फीचर्स है? 2 फीचर्स है, एक तो इंडिपेंडेंट फीचर है और एक है डिपेंडेंट फीचर। इंडिपेंडेंट फीचर क्या है? इसमें जो है जो आप एआई में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन एआई को प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर रहे हो चीज़ों की, ठीक है। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन और इनपुट वी प्रोवाइड टू मेक प्रिडिक्शंस, की आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है देन उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। लेकिन डिपेंडेंट फीचर क्या है? इट इंक्लूड्स द आउटपुट और रिजल्ट ऑफ द मॉडल। इसमें क्या होता है कि हमें आउटपुट दिखता है, रिजल्ट दिखता है मॉडल का, दैट वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं उसको हम आउटपुट के बेसिस पे हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। यूजेबिलिटी ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। यूजेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है कि डाटा की स्ट्रक्चर कैसी है, क्लीनलीनेस कैसी है डाटा की, और डाटा की एक्यूरेसी कैसी है। ये देखो इस तरीके से आपको देखो दिख रहा होगा इंडिपेंडेंट फीचर, जैसे कि एज हो गया, हाइट हो गया, कलर हो गया। इसमें आप इनपुट पहले से दे रहे हो ना कि इनपुट कौन कौन से इनपुट है। आउटपुट जैसे कि अभी देखो इसमें मैं आपको क्लियर बताती हूँ एक और चीज़। तो जैसे कि आपने क्या किया कि आपने इनपुट दिया, आपने पिछले 3 साल की जो है एक स्टूडेंट की है जो वो देखा कि वो 3 साल से पिछले उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके 2021 में कितने थे, 22 में कितने थे, 23 में कितने थे, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा तो आप अब प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसको 2024 में कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इनपुट डाटा के बेसिस पे आप आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि डिपेंडेंट फीचर है इसमें। जैसे कि आपने देखा कि हाँ भाई जो बंदा है, वो जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, काफ़ी दिनों से अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई जो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट फीचर है, ठीक है। यूजेबिलिटी ऑफ डाटा मैंने अभी बताया है किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, डाटा के स्ट्रक्चर पे, एरर्स रिमूव करना, नॉइज रिमूव करना, और डाटा की एक्यूरेसी पे। उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा की जो प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से होती है, और जो डाटा की इंटरप्रिटेशन है वो किस तरीके से होती है। डाटा की प्रोसेसिंग जो होती है, आपने रा डाटा को, जो भी आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, आपने उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से लगा दिया, वो है डाटा की प्रोसेसिंग। और डाटा की इंटरप्रिटेशन क्या है, आपने एनालाइज किया, जो भी आपके पास डाटा है उसको एनालाइज किया, तो वो क्या है हमारे पास डाटा की इंटरप्रिटेशन। मेथड्स ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, किस किस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकती है डाटा की। एक तो था हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव मतलब कि जो उसमें हो, काउंटिंग में हो, ठीक है, क्वांटिटी में हो, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब कि जिसकी क्वालिटी हो डाटा की, ठीक है। जैसे कि अभी आप इंटरव्यूज़ के थ्रू डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हो, पोल्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, लॉन्गिट्यूड स्टडीज़ के थ्रू, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा इंटरप्रिटेशन कौन सी होती है कि आपने रिकॉर्ड बना रखा है, ऑब्जर्व किया चीज़ों को, केस स्टडी करी, फोकस किया ग्रुप्स पे, लॉन्गिट्यूड स्टडी की, 1-to-1 इंटरव्यू लिया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, क्वालिटेटिव डाटा इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, किस किस तरीके की डाटा इंटरप्रिटेशन हो सकती है। टेक्सचुअल डाटा हो सकता है, टेबुलर की फॉर्म में डाटा हो सकता है, हमारा ग्राफिकल फॉर्म में डाटा हो सकता है, ठीक है। दिस डाटा इज इन टेक्सचुअल फॉर्म यूजुअली इन पैराग्राफ्स सूटेबल फॉर स्मॉल डाटा विच कैन बी इजिली कॉम्प्रीहेंड बाय रीडिंग बट अनफिट फॉर लार्ज डाटा, ठीक है। जो कि एक मतलब जिसमें आप छोटी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल डाटा के लिए यूज़फुल होता है, बड़े डाटा के लिए यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। इसमें डाटा जो हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा इसमें हमारा स्टोर होता है, और ग्राफिकल फॉर्म में इसमें क्या है कि हमारा डाटा जो ग्राफ्स की फॉर्म में हमें दिखता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, हमें डाटा इंटरप्रिटेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होता है, रिड्यूस्ड कॉस्ट के लिए ज़रूरी होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के लिए कि हाँ भाई पर्टिकुलर ईयर में कितनी सेलिंग हो रही है, अभी कितनी सेल हो रही है। तो हम एक बिजनेस का आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस साल सेल बढ़ी है, इस साल कम हुई है, तो ये क्यों हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम आइडिया लगा सकते हैं, चीज़ों के डिसीजन ले सकते हैं चीज़ों में, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हाँ भाई अगर अभी प्राइस ज़्यादा है देन कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, इस तरीके से देख सकते हैं हम चीज़ों को।
तो इससे बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है डाटा लिटरेसी का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो की PDF आपको जो है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।